तो साथी कुछ बात करते हैं फिर आज अर्थनीति पर ही, जो देश में चल रहा है हम लोगों के। उसमें ताजा विवाद है खनन क्षेत्र में जो राजस्व बकाया है झारखंड सरकार का, वो केंद्र सरकार देनदारी से ही इनकार करती है। अभी तक तो ये था कि चलो विवादित मामला है, चल रहा है, दावे हुए हैं, अपना ठीक है। चुनाव के बाद जब ये सत्ता में पूर्ण बहुमत में हेमंत सोरेन आ जाएंगे, उसके बाद केंद्र सरकार शायद जनता के इस जनादेश के अनुकूल कुछ फैसला लेगी और वो राजस्व चुकाएगी। खनन से या राज्य को अन्य किसी तरह के राजस्व से जो खजाना में पैसा आता है, वो दरअसल दर्शक जनता के लिए ही होता है, झारखंडी जनता के लिए है, अलग अलग राज्यों में उस राज्य की जनता के लिए। तो यदि वो नहीं आ रहा है तो उससे हमारे यहाँ विकास प्रभावित होता है। एक सीधी सी बात है कि ऐसे भी झारखंड में खेती योग्य जमीन बहुत कम है, तो जो खनिज संपदा है वो एक मुख्य स्रोत है आमदनी का, जिससे पैसा आएगा तो सरकार उसका इस्तेमाल करेगी विकास योजनाओं में तरह तरह के। नहीं तो कठिनाई से चलेगा। यहाँ आय के अन्य स्रोत कम है। लेकिन हो क्या रहा है, आज ये सवाल उठ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया है कि यदि खनन से यदि सरकार को लाभ ही नहीं हो, राजस्व की आमदनी ही नहीं हो, उसका उचित मूल्य, उसका हिस्सा ही उसको ना मिले, तो फिर जरूरत क्या है खनन का? क्योंकि खनन इतने वर्षों का अनुभव है हम लोगों का, जो देख रहे हैं हम लोग, अनुभव यही है कि खनन से पर्यावरण को भयानक नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा जमीन विरूपित होता है। कंपनियां आती हैं, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की हों या प्राइवेट कंपनियां हैं, खनन बेदर्दी से करती हैं, धरती का सीना फाड़ के निकालती हैं लौह कोयला या और भी जो भी खनिज संपदा है यहाँ का, और उसके बाद चल देती हैं उसका लाभ उठा के, उसको उस माल को लेके, और छोड़ जाती हैं विरूपित प्रदूषित पूरा इलाका, जहाँ फिर खेती बाड़ी भी नहीं हो सकता। कोयला वाला क्षेत्र तो ऐसा है कि जहाँ खनन एक बार हो जाए तो उसके बाद वहाँ दूब भी नहीं उगेगा, हरियाली नहीं पैदा हो सकेगा। करने के लिए तो हो सकता है, सब कुछ दुनिया में संभव है, लेकिन जो लोग, जो कंपनियां करती हैं ऐसा, और जो सत्ता है सरकार की, वो लोग अपना जिम्मेवारी समझती ही नहीं है कि ये है सरकार का काम है उस पर नियंत्रण करना। प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर तक में भी यदि इस तरह का गड़बड़ी हो तो कड़ाई से डील करना। लेकिन हम लोग की राज्य सरकारें जो हैं अभी तक, पहले वाली राज्य सरकारें तो बिहार के साथ ही था झारखंड, और बिहार के अधीन था, तो उनको वो लोग तो बेदर्द थे, को कोई मतलब नहीं था। यहाँ के खनिज संपदा को लूटो, बेचो, जो भी करो, और भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए पर्यावरण। लेकिन अब झारखंड सरकार आई है, अपनी सरकार, अलग राज्य बन गया, अपनी सरकार आई है, तो भी खनन के क्षेत्र में उसी तरह का अन्याय चल रहा है, उसी तरह का बेदर्दी से दोहन हो रहा है उसका। और ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कानून सम्मत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, 2 बार कम से कम 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं कि जमीन के अंदर जो संपदा है
उसका अधिकारी कौन है, उसका मालिक कौन है। और कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि जमीन जिसकी है वही उसके अंदर का, उसके भूमिगत जो भी है संपत्ति, उसका मालिक होगा। लेकिन इस पर इसका तो दो आज हम नोट करके रखे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों का फैसला था सन 2000 में, केस सिविल अपील था 4549 2000 ईस्वी का, फ्रेसम्मा जेकब बनाम डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग का। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मिनरल का ऑनरशिप का मालिक का जो मालिक होगा वो जमीन का मालिक है वही होगा। लेकिन उसको कभी उस पर उसको 2000 में हुआ था, मतलब जिस साल झारखंड बना था सन 2000 में, नहीं सॉरी, वो हाँ सन 2000 में वो फैसला आया था। ये कौन उसको अमल में लाता है? एक चला आ रहा है जो परिपाटी कि केंद्र सरकार जो ये भावना है कि जमीन के अंदर का भी जो संपत्ति वो राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है और उसके राष्ट्र के विकास में लगेगा उसका। तो सुनने में तो ये सब अच्छा लगता है, लेकिन असल में हो क्या रहा है? वो राष्ट्र के खजाने में तो वो संपत्ति जा नहीं रहा है, या राष्ट्रीय विकास के काम में भी नहीं लग रहा है। वो पूंजीपतियों के मुनाफे में, मुनाफा कमाने में, औने पौने दाम में वो लोग खरीद के ले जाते हैं। केंद्र सरकार नीलाम करने का जिम्मा खुद पर ले ली है, अब वो नीलाम करती है। लेकिन जो उसके बाद भी एक चीज ये तय हुआ था कि वो खनन से जो भी आमदनी होगा उसका एक हिस्सा राज्य सरकार को मिलेगा। वो कितना है ये हमको एक्यूरेट पता नहीं, आज जिन से बात की बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 10%, या हो सकता है कुछ और ज़्यादा हो। तो वो राजस्व जो शेष जो है, जो हिस्सा है वो सरकार को मिलेगा। उसमें है कि उसमें जो बड़े बड़े खनिज संपदा है, लघु उद्योग जो है, जो बालू हुआ, पत्थर हुआ, चाहे इस तरह का चीज़ वो राज्य सरकार अपने उसको इंतजाम करेगी और उसको करेगी। लेकिन जो बड़ा माइनिंग, बड़ा लौह अयस्क है, कोयला का भंडार है, सोना का भी भंडार निकल रहा है, यूरेनियम है, इस तरह की चीजें हैं सब तरह का। तो झारखंड में प्रकृति ने प्रचुर दिया है, उसके बावजूद और उसके बावजूद झारखंड गरीब है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, उनकी आय नहीं बढ़ रही है। आप जो उसकी संपत्ति है उसको निकाल के उन्हीं के श्रम से, उन्हीं से खुदवा के आप ले जा रहे हैं, दुनिया भर के बाजार में बेच रहे हैं, और या उससे उसको माल बना रहे हैं, तरह तरह का चीज़ बाजार, और उसको बेच रहे हैं और मालामाल आप हो रहे हैं। झारखंड बनने के बाद आप गौर करेंगे कि कम से कम 100 उद्योगपति जो हैं यहाँ के, हमारे देश के, दुनिया के सूची में शामिल हो गए हैं, अमीरों की सूची में। अब गौर से देखिएगा तो उसमें ज़्यादातर वही लोग हैं, जिंदल हो, मित्तल हो, अंबानी हो, अडानी हो, ज़्यादातर लोग। झारखंड में तो बाबूलाल की सरकार बनी थी पहली, और उसके तुरंत बाद अर्जुन मुंडा, और उस समय जो MOU हुआ था सैकड़ों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MOU जो था किसी न किसी रूप में स्पंज आयरन कारखाना बनाने का था, कोयला कंपनियों का था कि पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले कई तरह का अवरोध था कि वही कंपनी खनन में उसी को माइंस मिलेगा और कोयला मिलेगा जो वास्तव में पावर प्लांट खुद चलाती है। उसी तरह स्टील उद्योग के लिए लौह अयस्क उसी को मिलेगा जो खुद लोहा बनाती है। अब सारा अवरोध खत्म कर दिया गया है, कोई भी कंपनी बस कच्चा माल उठाए, जहां मन हो बेचे, और सब कुछ मूक भाव से हम लोग देखते रहते हैं। हमारी जनता और हमारी जो अपनी सरकार है, राज्य सरकारें जो
आई, तो जो भाजपा की सरकारें आई इस बीच, उनकी बात तो जाने दीजिए, लेकिन अपनी सरकार भी जो झारखंडी सरकार है, चाहे जब आदिवासी मुख्यमंत्री थे, चाहे बाबूलाल हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, ये सब थे। रघुवर दास तो ठीक है भाई, आदिवासी नहीं थे, बहुत अन्याय किया, बहुत शोषण किए। तथाकथित ट्राइबल जो भी मुख्यमंत्री बना, यदि भाजपा का हुआ तो उसका चाल चलन, रवैया और क्रूरता उसी तरह की रही जैसा गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का होता है। तो साथ ही सीधा सा सवाल है कि जो हमारे यहाँ जो है उसमें लॉ है, जो मुख्य है कोयला का भंडार है, आयरन ओर का है, यूरेनियम का है, सोना का खदान भी कहीं कहीं निकला है। उसमें हम लोगों को कुछ बात गौर करने का है कि पहले जो था पब्लिक सेक्टर का जो जमाना था नेहरू यूनियन मॉडल में, उसमें पब्लिक सेक्टर कम से कम सरकार ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसका मालिक होती थी। यानी यदि पब्लिक सेक्टर में स्थापित कारखानों को जो मुनाफा होता था वो सरकारी खजाने में ही जाता था अंत में। लेकिन अब तो धीरे धीरे ये हो गया है कि तमाम ज़्यादातर जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे वो बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, खत्म होने के दिशा में अग्रसर हैं, और प्राइवेट निजी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं खनन के क्षेत्र में भी, सब तरह के खनन के क्षेत्र में। और जो पब्लिक सेक्टर के जो जैसे मान लीजिए CCL, BCCL झारखंड में झड़िया में जो है, या CCL कोल इंडिया है, इसमें भी अब सारा काम प्राइवेट कंपनियां करती हैं, प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, बिचौलिया के रूप में नया पैदा हुई है। उसका बड़ा बढ़िया नाम दिया गया है, उसको कहते हैं MDO माने माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर। वो लोग हैं, अपने को कहते हैं कि वो खनन क्षेत्र का विकास करेंगे, उसका संचालन करेंगे। उस पब्लिक सेक्टर में भी वही है पेटी ठेकेदार। जैसे हसदेव का जंगल जो कट रहा है जहाँ, वहाँ अंबानी जो है वही चीज़ें हैं, MDO है वहाँ के। तो कुल मिला के हो क्या रहा है कि जो जमीन के अंदर की परिसंपत्ति है, जो भी खनन हो रहा है, उसका भयानक रूप से लूट हो रहा है, और उसका लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइवेट कंपनियां ही उठा रही हैं। तब अब सवाल उठता है कि और जो उठा रही हैं तो उठा रही हैं भाई, तो जो भी कर रहे हैं उसमें जो भी तयशुदा है, जो भी तय है कि राजस्व मिलेगा, क्योंकि उसमें ये नियम बन गया है कि जितना भी इसका जो उसका रेवेन्यू प्राप्त होगा वो सीधे पहले केंद्र के खजाने में जाएगा, केंद्र के खाते में जाएगा, और केंद्र सरकार ईमानदारी से उसका हिस्सा, राज्यों का हिस्सा जाके राज्यों को भेजेगी, देगी। उसमें कितना अनुपात है ये वो इसको लेके भी विवाद है, कितना होना चाहिए राज्य का हिस्सा, जिसकी परिसंपत्ति है उसका हिस्सा कितना होना चाहिए, उसको लेकर भी विवाद है। लेकिन जो अभी तय है वो भी यदि नहीं मिले तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। अब सवाल है कि ये कहते हैं कि इतना 1,36,000 या 34,000 करोड़ रुपया बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला भी दिया था कि केंद्र सरकार इसका भुगतान कर दे जल्दी से जल्दी। और अब कल संसद में बातचीत होती है तो वहाँ मंत्री कहते हैं सरकार की तरफ से कि कोई बकाया वकाया नहीं है, हम देनदारी हम पर नहीं है। तो अब विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि राज्य सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार के सत्ता में आते ही इस बार ही बोली थी
यही बोल रही है कि हम लोग कानून प्रक्रिया शुरू करेंगे इसको लेके। सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है, उसको अमल करवाए, या और भी जो भी तरीका होगा कानूनी। लेकिन एक चीज़ और है, इसको समझना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले तो खनन से यदि हमको लाभ ही नहीं मिल रहा है तो उससे क्योंकि खनन हो क्यों? जैसे कोयला के क्षेत्र में तो कहा जा रहा है कि इसको कम करना है, 2030 तक 50% कर देना है पर्यावरण के संकट को देखते हुए। जो 2015 में जो पेरिस में कन्वेंशन हुआ था, उसमें भारत सरकार इसको कबूली है कि हम 2030 के बाद हम कोयला का जो खनन है 50% उपयोग है 50% कम करेंगे। तो आप कह ही चुके हैं, आज 24 हो ये गया है, तो घटाना शुरू कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, कोयला का खनन भी हो रहा है, प्राइवेट पार्टियां तरह तरह की कंपनियां आके उसको ले रही हैं, और पावर प्लांट भी उस तरह का बन रहा है। तो और एक चीज़ और समझ लेना चाहिए हमारे सभी मित्रों को भी, दोस्तों को भी, कि बहुत सारे साथी समझते हैं कि भाई उद्योग धंधा लगेगा तभी तो रोजगार वगैरह मिलेगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि खनन क्षेत्र में रोजगार सृजन नहीं होता है, जितना होता है उससे ज़्यादा बर्बादी होता है। इसके बारे में एक ठोस उदाहरण आपको आप दे रहे हैं। एनटीपीसी का आप सब लोगों ने सुना होगा नाम, पकड़ी बरवाडीह में जो योजना के लिए 26 गांव उजाड़ा गया, वहाँ लगभग 40,000 लोगों का विस्थापन एक तरह से हुआ, उनके जीवन का आधार छिन गया, और मुश्किल से 3-4 हजार लोगों को नौकरी मिला है। वो नौकरी भी कैसा ही पता नहीं है हमको बहुत जानकारी नहीं है। जो पब्लिक सेक्टर में पहले नौकरियां लगती थी कि नौकरी है, वेतन है, बोनस है, इंसेंटिव है, साप्ताहिक अवकाश है, और तरह की तमाम मुफ्त शिक्षा है, मेडिकल है, एलटीसी है, ये माने पे रोल पर जो लोग हैं, परमानेंट नौकरी जिसको कहते हैं, वैसा मिलता है। आजकल तो एक नया फैशन चला है, कुछ लोगों को नौकरी दो, बाबू और टेक्नीशियन जो इंजीनियर हैं, चाहे इस तरह के लोग, और खालिश जो मेहनत का काम होता है उसको दिहाड़ी पर माने ठेका मजदूरों से काम कराओ, इस तरह का नौकरी है। तो भाई ना नौकरी मिल रहा है, ना सरकार को आय हो रहा है, तो खदान चले क्यों? सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए इस पर। सरकार, हेमंत सोरेन ने कहा भी था, ये पिछली बात है, हेमंत सोरेन लास्ट गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कोऑपरेटिव बना के लोगों को देंगे और वही अपना करें, खनन करके जो भी निकालेंगे। हालांकि कठिन, सोचने में कठिन लगता है ये सब बातें, लेकिन हो रहा था। माइका के क्षेत्र में भी इस तरह की बातें हुई थी कि माइका चुनने वालों को कोऑपरेटिव बना के दिया जाएगा। कोयला के बारे में तो बहुत बार आंदोलन हो चुका है कि ग्राम सभाओं के मार्फत से वो काम हो बड़े पैमाने पर। तो माने आपको कितना राजस्व लेना है वो आप तय कर लीजिए, लेकिन काम स्थानीय कमेटियों को कोऑपरेटिव बना के दीजिए, चाहे जैसे भी होना है, चाहे कुछ व्यवस्था कीजिए इसका। तो 2-3 बातें हैं। एक तो यदि खनन से लाभ नहीं है, खनन से पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है और धरती हमेशा के लिए बर्बाद हो रही है, तो कम से कम होना चाहिए। दूसरा बिंदु ये भी है कि धरती के अंदर भी जो संपत्ति है उसकी एक सीमा है, बहुत तेजी से वो खर्च हो रहा है। कोयला हो, चाहे चिड़िया माइंस का आयरन ओर हो, या जो भी चीज़ हो, आप उसकी एक सीमा ना है, तो उसको आप वो पुश्तों तक चलने वाला चीज़ है। आप उसको आनन फानन उसको निकाल कर बेच रहे हैं कच्चा माल के रूप में, और उसी से राजस्व हो रहा है। तो जो लोग सत्ता में वर्तमान में हैं उनको तो अच्छा है, 5 वर्ष 10 वर्ष
रहना है सत्ता में तो चलो उनके समय में कट गया, लेकिन इस बीच भीतर से खोखला हो जाएगा सब कुछ, अर्थव्यवस्था। क्योंकि यदि चीन ऐसा देश कर रहा है वैसा कि अपना लौह अयस्क या कोल भंडार कम से कम खर्च करता है और दुनिया भर से खरीदता है, क्योंकि जानता ही खत्म हो जाएगा जो भी परिसंपत्ति है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पर आधारित उद्योग धंधा वगैरह लगे तब एक बात है, रोजगार फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वहां तक का कारखाना लगे तब एक बात है। तो कारखाना तो सब बंद हो रहा है, देख ही रहे हैं आप एक एक करके, कोई अब उस तरह का कारखाना लग रहा है। सब केवल यही है तुम्बा फेरी वाला, कच्चा माल ही बेच दो सब और उससे आमदनी हो जाए, उससे जो भी हो अभी कम से कम चकाचक दिखाई देगा, बाद में जो होगा सो होगा। तो पर्यावरण के लिहाज से, राज्य के जनता के भविष्य के लिहाज से, आने वाली पीढ़ियों के लिहाज से ये सब चीजें संजो के बचा के रखना है, मितव्ययिता से खर्च करना है जितना। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि इस तरह के काम से, उद्योग धंधा से, कल कारखाना से यदि लगता है, खनन क्षेत्र होता है तो रोजगार कितना मिलता है, लोगों को मिलता है कि नहीं। यदि वो सब नहीं है, राजस्व भी नहीं मिल रहा है, तब आप क्या कीजिएगा, कैसे लड़िएगा आप केंद्र सरकार से? क्योंकि वहां तो नीतियां इस तरह की है कि वो बन गया एक बार नियम, परिपाटी चला रहा है कि जो भी लाभ होगा वो सीधा वहां के खाते में जाएगा, पहले राजस्व जो भी मिलेगा पहले केंद्र सरकार को देगा। तो हमेशा केंद्र सरकार से अनुनय विनय करते रहिए, और नहीं तो एक कड़ा स्टैंड लेना होगा कि खनन से जब फायदा ही नहीं है तो हम खनन होने ही नहीं देंगे राज्य में, हमको जरूरत नहीं है। हमको आप करके एक बार देखिए ना, बाप बाप कर जाएगा पूरा देश। हालांकि उसमें भी ये बड़ा फैक्ट ये है कि अब उसमें सारे जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, कारपोरेट इन्वॉल्व है। तो हम लड़ते रहते हैं सरकार से, सरकारों से, मोदी से और इससे उससे कर रहे हैं, असली फायदा तो कारपोरेट उठा रहा है। तो उस पर चोट होना चाहिए, उसको होना चाहिए। तो हेमंत सोरेन सरकार को करना यही चाहिए, एक टाइम बॉन्ड सीमा में यदि उनका बकाया नहीं मिलता है और राजस्व का शेयर नहीं बढ़ता है तो खनन को एकदम प्रतिबंधित करना चाहिए कि नहीं चाहिए हमको खनन। हम लोग खेती बाड़ी करके, बागवानी करके जी लेंगे, मछली मार के जी लेंगे ऐसे, या रोजगार का दूसरा चीज पैदा करेंगे, लेकिन जिससे कोई लाभ ही नहीं हो रहा है तो ऐसा चीज क्यों चले? ये तो अपने पढ़ले सिरे की मूर्खता ही होगी ना। तो यही सब बात है साथी, हम लोगों को, हम तमाम लोगों को इन सब बातों पर सोचना चाहिए। यहाँ के जो झारखंडी बुद्धिजीवी हैं उनको भी सोचना चाहिए। और दूसरा है कि लूट रही है मतलब जनता की परिसंपत्ति, तो उसको बचाने के लिए जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा। हेमंत सरकार को ताकत तभी मिलेगा इस तरह का कोई अहम फैसला लेते वक्त जब जनता उनके पीठ पर खड़ी होगी, ये जरूरी है। तो जनता इस बात को समझे कि उस तरह का उद्योग धंधा, इस तरह का माइनिंग जिससे कोई लाभ नहीं है, केवल तबाही हो रहा है और सरकार को राजस्व भी नहीं मिल रहा है, तो वैसा नहीं हो और इसमें कोई ठोस कार्रवाई सरकार करे त्वरित गति से, उसमें फैसला ले। धन्यवाद साथी।